यह एक मिथक की तरह है। यह बहुत ही शक्तिशाली है। दिव्य मंच लोक में किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है। शिवाय ने मन ही मन सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि वर्षा सम्राट ने दिव्य मंच लोक में प्रवेश कर लिया हो? दिव्य मंच और पुष्प लोक में केवल एक स्तर का अंतर है, लेकिन यह छलांग आकाश और पृथ्वी के समान है। दिव्य मंच लोक मनुष्यों के लिए है, पुष्प लोक देवताओं के लिए है। केवल खेलते फूल क्षेत्र ही 10 मील दूर से ध्वनि संचारित कर सकता है, मानो व्यक्ति स्वयं वहां उपस्थित हो। एक ही विचार से प्रथम आशय प्रकट होता है, जो दिव्य मंच क्षेत्र को आसानी से दबा देता है। कुछ तो गड़बड़ है। शिवाय ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसे वर्षा सम्राट की दिव्य चेतना का हल्का सा आभास हुआ, लेकिन यह खेलते फूल क्षेत्र के स्तर तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी, जो वास्तव में अजीब था। मैं तुम्हें 10 दिन और जीने दूंगा। 10 दिन बाद मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। लोकेश ने व्यंग्य करते हुए उमांश को उठाया और छलांग लगाकर पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गया। इससे पहले वह कई लोगों को मार चुका था, फिर भी किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। शिवाय, 7वें राजकुमार प्रसन्नता से चमकते हुए पास आए। उन्होंने वर्षा सम्राट के स्वभाव का सही अनुमान लगाया था। यह शासक, जो अतुलनीय रूप से दबंग है, शीत चंद्रमा संप्रदाय के खुलेआम अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। वह निस्संदेह बलपूर्वक प्रतिशोध लेगा। उसे खुद भी वर्षा सम्राट के इतने कठोर रवैये की उम्मीद नहीं थी, जिसने वास्तव में ओमांश को बुरी तरह से पीट दिया। बहरहाल, उन्होंने सही कदम उठाया है, जिससे निश्चित रूप से सम्राट की कृपा प्राप्त होगी और वे सिंहासन के एक कदम और करीब पहुंच जाएंगे। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। वर्षा सम्राट बहुत कम ही किसी को निजी मुलाकात के लिए बुलाते थे। पहले केवल कर्ण और जयंत को ही यह विशेष अवसर प्राप्त था। यहां तक कि राजकुमारों को भी वर्षा सम्राट से अकेले मिलने का मौका बहुत कम मिलता था। शिवाय ने उसे सिर हिलाकर सहमति दी। सच्ची मित्रता संकट के समय ही प्रकट होती है। इसके मुकाबले प्रथम राजकुमार और तृतीय राजकुमार का व्यवहार अत्यंत ही घटिया था। उसने अन्विका की ओर देखा। छोटी दासी को स्वाभाविक रूप से दीक्षित परिवार के सदस्यों ने पहले ही उठा लिया था। उसने इस बारे में सोचा और उनसे जाकर बात न करने का फैसला किया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वह दीक्षित परिवार से नाराज था। वर्षा सम्राट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और एक ही मुक्के से दीक्षित परिवार के घर को ध्वस्त करके उसने स्पष्ट रूप से दीक्षित परिवार के प्रति अपनी असंतुष्टि व्यक्त की है। माना जा रहा है कि अब दीक्षित परिवार लोकेश के साथ मिली भगत करने की हिम्मत नहीं करेगा। युवा स्वामी शिव, प्रथम राजकुमार और तृतीय राजकुमार भी उसी समय नकली मुस्कान लिए हुए वहां पहुंचे, लेकिन उनके दिल उथल पुथल से भरे हुए थे। वे खेद से भर उठे। उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वर्षा सम्राट इतनी सख्ती से हस्तक्षेप करेंगे। उन्होंने पहले भी लोकेश को इतना हंगामा करते देखा था, फिर भी शाही सेना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उन्हें लगा कि इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन अप्रत्याशित घटनाक्रम घटित हो गया। अगर उन्हें पता होता तो वे अपने रुख पर अडिग रहते। वे दूसरे पक्ष के साथ गहरा संबंध बना सकते थे और वर्षा सम्राट को अपने पक्ष में कर सकते थे। अब वे बीच में फंस गए हैं, किसी भी पक्ष को खुश नहीं कर पा रहे। शिवाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे सम्राट से मिलने जाना है। मेरे पास दोनों राजकुमारों से बात करने का समय नहीं है। इतना कहकर उन्होंने हाथ झटका दिया और तेजी से चले गए। प्रथम राजकुमार और तृतीय राजकुमार दोनों की आंखों में क्रोध झलक रहा था। एक साधारण मनुष्य की हिम्मत कैसे हुई उन्हें इस प्रकार अपमानित करने की, लेकिन अभी इस पर विचार करने का समय नहीं था। 7वें राजकुमार ने अचानक राजसत्ता के संघर्ष में बढ़त हासिल कर ली थी। सिंहासन के सामने बाकी सब कुछ दरकिनार किया जा सकता है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ मुस्कुराए। 7वां भाई इस समय बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में था और उसे दबाना जरूरी था ताकि वे तीनों एक ही शुरुआती बिंदु पर वापस लौट सकें। शिवाय ने दूर से ही रघुनाथ और अन्य लोगों को सिर हिलाकर इशारा किया। रघुनाथ और अरिहंत को
चुटकी को पहले वापस ले जाने का संकेत दिया, जबकि वह महल की ओर चल पड़ा। ऊर्जा प्रवाह क्षेत्र के लिए 10 मील की यात्रा केवल 10 मिनट की थी और वह जल्दी ही महल के सामने पहुंच गया। कृपया मेरा अनुसरण करें, एक रक्षक चलकर आया। वह मध्यम कदकाठी का था और लगभग 30 वर्ष का था, लेकिन वह पहले ही आत्मा सागर दायरे तक पहुंच चुका था, जो वर्षा राज्य में काफी आश्चर्यजनक बात थी। चूंकि वर्षा सम्राट ने बुलावा जारी कर दिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सब कुछ व्यवस्थित हो चुका है। गार्ड के पीछे चलते हुए उसने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको किस तरह संबोधित किया जाता है महोदय? जगत, गार्ड ने कर्ण की तरह ठंडे स्वर में कहा। प्रधानमंत्री? शिवाय चौंक गया। मन ही मन सोचने लगा कि उसके माता पिता शायद निराश होंगे, क्योंकि अब वह एक सैन्य अंगरक्षक बन चुका था। जगत, प्रधानमंत्री नहीं, जगत ने शांति से कहा। कौन जाने उसने मंत्री से क्या कहा होगा, लेकिन चूंकि उसने अपना बचाव किया, इसका मतलब है कि वह निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नहीं था। शिवाय मुस्कुराया और नाम के मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ा। आखिरकार दूसरा पक्ष आत्मा सागर दायरे में था। वह क्रोधित होकर उसे थप्पड़ मारना नहीं चाहता था। यह व्यक्ति वर्षा सम्राट का विश्वासपात्र होना चाहिए। वह 30 वर्ष की आयु का है और आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में है। यदि उसे वर्षा सम्राट से सावधानी पूर्वक साधना प्राप्त हो, तो वह लगभग 40 वर्ष की आयु में दिव्य मंच क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। जगत स्पष्ट रूप से कम बोलने वाला व्यक्ति था। पूछे जाने तक उसका बोलने का कोई इरादा नहीं था। वह जगत को अपने साथ साथ ले गया और रास्ते में मौजूद सभी पहरेदारों ने उसे देखकर सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जगत की पहचान के बारे में पूछताछ करने का उनका कोई इरादा नहीं था। स्पष्टतः जगत की स्थिति को सभी गार्डों द्वारा मान्यता प्राप्त थी। वे दोनों जल्द ही शाही हॉल पहुंच गए, वह स्थान जहां वर्षा सम्राट राज व्यवस्थाओं की अध्यक्षता करते थे और जहां दरबारी अधिकारी उन्हें सम्मान देते थे। अब जब दरबारी कामकाज का समय समाप्त हो चुका था, तो पूरा हॉल खाली प्रतीत हो रहा था। तुम खुद अंदर जाओ, जगत ने ठंडे लहजे में कहा। कितना निर्दयी आदमी है। मुख्य हॉल में प्रवेश करते हुए उसने मन ही मन सोचा, शिवाय, यह महल परिसर का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसमें 100 मीटर ऊंचे पत्थर के खंभे इस विशाल संरचना को सहारा देते हैं और एक भव्य और विस्मयकारी दृश्य प्रस्तुत करते हैं। पहली नजर में पूरा महल खाली प्रतीत होता है, लेकिन शिवाय जानता है कि प्रत्येक खंभे के पीछे एक रक्षक तैनात है, जो सभी आत्मा सागर लोक में है। महल के अंतिम छोर पर एक विशाल सिंहासन था, जिस पर लगभग 50 वर्ष का एक व्यक्ति बैठा था। हालांकि वह केवल बैठा था, फिर भी उसके व्यक्तित्व से असीम दबदबा और रुतबा झलक रहा था, जो उसे देखने वाले हर व्यक्ति के दिलों में सिहरन पैदा कर देता था। वर्षा सम्राट, उनकी उम्र लगभग 60 होनी चाहिए, लेकिन वे 50 के दशक के शुरुआती दौर में ही दिखते हैं। वे वाकई बहुत तंदुरुस्त हैं। वर्षा सम्राट के बगल में एक महिला पालथी मारकर बैठी थी, जो देखने में उनकी सेवा करती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि वास्तव में वह साधना कर रही थी। वह कामिनी निकली। सब कहते हैं कि यह महिला सम्राट की प्रिय है, और यह सच भी है। वह दिन में भी सम्राट के साथ रहती है, लेकिन सम्राट के साथ रहने का मतलब उनकी चापलूसी करना नहीं होता, तो फिर वह साधना क्यों कर रही है? यह अजीब है। इसके अलावा शिवाय एक ही नजर में समझ गया था कि वर्षा सम्राट निश्चित रूप से स्त्री प्रेमी नहीं था, अन्यथा उसके पास उसकी वर्तमान शक्ति कभी नहीं होती। आधा कदम, प्रतियोगिता, फूल क्षेत्र। नहीं, आधा कदम भी खिलते हुए फूल क्षेत्र के बहुत करीब है। वास्तव में यह अभी भी दिव्य मंच क्षेत्र है, अभी भी केवल एक नश्वर प्राणी है। शिवाय के मन में कई विचार उमड़ रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि इसका संबंध राष्ट्र की शक्ति से होना चाहिए, जिससे वर्षा सम्राट उस आधे कदम को पार कर सके और वास्तव में खेलते हुए फूल क्षेत्र की शक्ति प्राप्त कर सके। युवक, तुम मुझे सचमुच सिरदर्द दे रहे हो, वर्षा सम्राट ने विशाल व्यापक आभा से भरी आवाज में कहा। शिवाय ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कहा, यह कनिष्ठ वर्षा सम्राट को प्रणाम करता है। वह स्वयं को एक कनिष्ठ बताता था, इसलिए उसका व्यवहार एक मार्शल आर्टिस्ट जैसा था,
जिसमें घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि यदि उसे एक प्रजा के रूप में सम्मान देना होता तो उसे घुटने टेकने पड़ते। ये दो बिल्कुल अलग स्थितियां थीं। वर्षा सम्राट ने उसे दोष नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए कहा, युवक, तुम तो बड़े ही अभिमानी हो। उसके पैरों के पास अचानक जाग उठी कामिनी ने अपनी आंखें खोलीं और शिवाय को देखा। उसके सुंदर चेहरे पर थोड़ी हैरानी झलक रही थी। वह इस युवक को अच्छी तरह पहचानती थी। उस समय उसे जान से मारने की हल्की सी इच्छा भी हुई थी, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं था। अप्रत्याशित रूप से यह व्यक्ति वास्तव में वर्षा सम्राट को श्रद्धांजलि अर्पित करने के योग्य था। यह आश्चर्यजनक था। महाराज, आप सचमुच विस्मयकारी हैं। आपने शीतकालीन चंद्रमा संप्रदाय के उस निकम्मे प्रबंधक को एक ही मुक्के से ढेर कर दिया, जिससे इस कनिष्ठ का रक्त खौल उठा। शिवाय ने थोड़ी सी चापलूसी की। हा 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 हा। वर्षा सम्राट हंसे, अपना सिर हिलाया और बोले, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मीठी बातों से मैं तुम्हारी वजह से हुई परेशानी को भूल जाऊंगा? कामिनी हैरान रह गई। वह कई सालों से वर्षा सम्राट के साथ थी और उसने पहले कभी उसे इस तरह हंसते हुए नहीं देखा था, वो भी किसी युवक से मजाकिया लहजे में। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। शिवाय ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। वर्षा सम्राट ने गुस्से से कहा, भले ही मैं बेहद क्रोधित क्यों न हूं, मैं उच्च श्रेणी के गहन स्तरीय रसायनज्ञ के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करूंगा। कामिनी की खूबसूरत आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। एक उच्च श्रेणी का गहन स्तरीय रसायनज्ञ, उसके सामने खड़ा यह युवक, यह कैसे हो सकता है? लेकिन वर्षा सम्राट इतनी लापरवाही से कैसे बोल सकते हैं? उसके पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं था। शिवाय मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैंने आपकी मदद के लिए पहले कभी धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन भविष्य में मैं आपका एहसान चुकाऊंगा। चूंकि वर्षा सम्राट ने अपनी पहचान एक उच्च श्रेणी के गहन स्तरीय रसायनज्ञ के रूप में प्रकट की थी, इसलिए उसने भी वर्षा सम्राट से उसी तरह बात की, बस पद में थोड़ा ही हीन होते हुए। वर्षा सम्राट ने कुर्सी के आर्मरेस्ट पर हल्के से उंगली ठपठपाते हुए कहा, आप सबसे बड़े तीसरे और सातवें राजकुमारों से मिल चुके हैं। आपके विचार से सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने के लिए इनमें से कौन अधिक उपयुक्त है? क्या हमें उनसे यह प्रश्न पूछना चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद शिवाय ने कहा, महाराज ने पहले ही कोई निर्णय ले लिया होगा। मैं इस बारे में अनुचित ढंग से कुछ नहीं कह सकता। आप गहन स्तर के उच्च श्रेणी के रसायनज्ञ हैं और भास्कर और वृषभान आपकी बात बहुत मानते हैं। यदि आप मुझसे असहमत होकर भविष्य में रसायनज्ञों को वर्षा राज्य के लोगों को दवाइयां न बेचने के लिए उकसाते हैं, तो क्या वर्षा राज्य पल भर में नष्ट नहीं हो जाएगा? वर्षा सम्राट ने शांत भाव से कहा। शिवाय के चेहरे पर पसीना आ गया। यह एक बहुत बड़ा आरोप था। सम्राट का स्वभाव मनमौजी और अप्रत्याशित था। अगर उन्हें लगता कि शिवाय शाही सत्ता के लिए खतरा है, तो वे उसे चाहे जो भी हो खत्म कर देते। वह बेहद एकाग्रचित्त था। अगर कोई असामान्य गतिविधि होती है तो वह ब्लैक टावर में प्रवेश करेगा। ज्यादा से ज्यादा वर्षा सम्राट को पता चलेगा कि उसके पास टेलीपोर्टेशन की कोई गुप्त तकनीक है या वह अदृश्य हो सकता है। भले ही थोड़ा सा रहस्य उजागर हो जाए, यह जान गंवाने से बेहतर है। अपनी प्यारी जान को अपने दिल में सुरक्षित रखो। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुम यहां तक जिंदा नहीं पहुंच पाती। वर्षा सम्राट ने शांत भाव से कहा। वह मुस्कुराया, बाहरी तौर पर राहत महसूस करते हुए, लेकिन अंदर ही अंदर वह बिल्कुल भी शांत नहीं था। वह आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करता था। राजा, मुझे आपके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? वर्षा सम्राट ने कहा। एक ऐसा औषधि निर्माता जो आधारभूत स्थापना की गोलियां बना सकता है। आपके कारण वर्षा राज्य में अराजकता भी फैल सकती है। फप। कामिनी आखिरकार खांसने से खुद को रोक नहीं पाई। राजधानी में इतना हंगामा मचाने वाली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल को असल में शिवाय ने बनाया था। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। उसकी उम्र कितनी है? वह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल कैसे बना सकता है? कुछ देर सोचने के बाद शिवाय ने कहा,
अगर मैं भविष्य में फिर से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स को परिष्कृत करता हूं तो मैं उनमें से आधी गोलियां शाही परिवार को प्राथमिकता के आधार पर दूंगा। ठीक है, रेन सम्राट ने आखिरकार मुस्कुराते हुए कहा, और तनावपूर्ण माहौल तुरंत दूर हो गया। किसी शासक की सेवा करना सचमुच किसी बाघ की सेवा करने जैसा है। सम्राट मनमौजी होते हैं और हत्या करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, जिससे तनावग्रस्त न होना मुश्किल हो जाता है। शिवाय मन ही मन सोचने लगा, अगर उसके पास पिछले जन्म की साधना शक्ति होती तो वह वर्षा सम्राट को डराने की हिम्मत करने पर जरूर सबक सिखाता। लेकिन इस समय वह केवल व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, महाराज से तो मैं लगभग मर ही गया था। इतनी सारी तैयारियों और वर्षा सम्राट की अंतिम धमकी के बाद सब कुछ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल के लिए ही बचा था। हाँ, तुम तो भविष्य में जरूर एक उच्च कोटि के रसायनज्ञ बनोगे। मुझे भी तुम्हें नंगे हाथों से प्रणाम करना पड़ेगा। अभी तुम जवान हो और तुम्हारे पंख अभी इतने मजबूत नहीं हैं, तो मैं तुम्हें खूब डांटूंगा और धमकाऊंगा। बाद में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। वर्षा सम्राट हंसे। शिवाय भी मुस्कुराया। दरअसल वर्षा सम्राट एक विनोदी व्यक्ति हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वह आपको हंसाने के लिए तैयार हैं। बड़े और तीसरे बेटे में चरित्र की कमी है। उनमें महत्वाकांक्षा तो है, लेकिन उसे पूरा करने की वैसी लगन नहीं। वर्षा सम्राट ने अपने बेटों के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा, सातवां बेटा भी कुछ ज्यादा ही सतर्क है। यथास्थिति बनाए रखने में तो अच्छा है, लेकिन उसमें महत्वाकांक्षा की कमी है। वह एक पल के लिए रुका, फिर बोला, अब आपको सातवें राजकुमार का समर्थन करना चाहिए। भविष्य के पृथ्वी स्तरीय रसायनज्ञ की सहायता से मैं शांति से सेवानिवृत्त हो सकता हूं। मैंने निर्णय लिया है कि अपने 60वें जन्मदिन के बाद मैं सिंहासन 7वें राजकुमार को सौंप दूंगा और उसके बाद मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित करूंगा। कामिनी चौंक गई। उसका सुंदर चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वह चिल्लाई, महाराज! वर्षा सम्राट ने हाथ बढ़ाकर उसे बोलने से रोकते हुए कहा, तुम्हें भी चले जाना चाहिए। शिवाय ने दोनों के बीच हुए रहस्यमय संवाद को नजरअंदाज करते हुए कहा, बधाई हो महाराज। मुझे बधाई क्यों दे रहे हो? वर्षा सम्राट ने मुस्कुराते हुए पूछा। राजकीय मामलों को एक तरफ रखकर महाराज, आप अपनी सारी ऊर्जा खेलते फूल क्षेत्र की खोज में लगा सकते हैं और फिर साधारण जीवन से ऊपर उठकर संतत्व प्राप्त कर सकते हैं। शिवाय हंसे। वर्षा सम्राट की आंखें चमक उठीं और उनकी आभा ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ी। उन्होंने कहा, क्या तुम वास्तव में मेरी साधना के स्तर को देख सकते हो? मुस्कुराते हुए उन्होंने न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से कहा, मैं एक कीमियागर हूं और मेरी आध्यात्मिक चेतना आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। वर्षा सम्राट ने सिर हिलाया। यह युवक वाकई असाधारण था। अन्यथा वह ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र में रहते हुए पृथ्वी स्तरीय औषधि का निर्माण नहीं कर पाता। उन्होंने कुर्सी के आर्मरेस्ट पर उंगली से थपथपाते हुए कहा, आधे महीने में मैं अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक भोज और मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित करूंगा। शिवाय को इन शब्दों का अर्थ नहीं पता था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे केवल सिर हिला दिया। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के विजेता को शाही खजाने से एक अनमोल वस्तु पुरस्कार के रूप में दी जाएगी, वर्षा सम्राट ने इत्मीनान से कहा। शिवाय को तुरंत झटका लगा। सच्ची दृष्टि की आंख। वर्षा सम्राट पहले से ही फूल खिलने की आधी अवस्था में थे और राष्ट्र की शक्ति के बल पर वे वर्षा राज्य में एक देवता के समान थे। उनकी दृष्टि और श्रवण शक्ति लगभग सर्वव्यापी थी। इसलिए यह संभव है कि प्रथम राजकुमार और तृतीय राजकुमार द्वारा उनके साथ किए गए लेन देन वर्षा सम्राट से छिपे नहीं रहे होंगे। शिवाय को चिंता की एक लहर महसूस हुई। जुड़वा बहनों का क्या होगा? सच कहें तो शाही उपपत्नी की हत्या का प्रयास करने वाले हत्यारों को शरण देना विद्रोह से कम नहीं था। शायद उन्हें पता नहीं होगा, वर्षा सम्राट अंततः एक मनुष्य ही थे। भले ही वे खेलते फूल क्षेत्र की बाधा को पार कर लें, वे केवल एक अलौकिक प्राणी ही बन पाएंगे, देवता बनने से बहुत दूर। वे अपना सीमित ध्यान केवल कुछ प्रमुख व्यक्तियों पर ही केंद्रित कर सकते थे। उदाहरण के लिए उनके तीनों बेटे,
जो सिंहासन के लिए दावेदार थे, उनसे छिपे नहीं रह सके। उन्होंने गुप्त रूप से तुलना की कि उनमें से कौन सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने के लिए अधिक उपयुक्त है। इसलिए यह तथ्य कि शिवाय ने प्रथम और तृतीय राजकुमारों के साथ सच्ची दृष्टि की आंख चुराने के बारे में चर्चा की थी, वर्षा सम्राट से छिपा नहीं रह सका। अब जबकि वर्षा सम्राट सच्ची दृष्टि की आंख को पुरस्कार के रूप में पेश कर रहा है, इसका अंतर्निहित अर्थ यह है कि वह आपके कपटपूर्ण कार्यों से पूरी तरह अवगत है, और जब तक आप उसकी बात मानते रहेंगे, आपको स्वाभाविक रूप से लाभ प्राप्त होता रहेगा। एक शासक से जैसी उम्मीद की जाती है, वह राजनीतिक दांव पेच में बेहद कुशल है। शिवाय सच्ची दृष्टि प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कुछ देर सोचने के बाद शिवाय ने कहा, महाराज, सच्ची दृष्टि की आंख में एक दिव्य शक्ति समाहित है। इस युद्ध में निश्चित रूप से अनगिनत लोग भाग लेंगे, यहां तक कि दिव्य मंच क्षेत्र के विशेषज्ञ भी निर्भीकता से इसमें शामिल हो सकते हैं। मुझे वास्तव में ज्यादा भरोसा नहीं है जब तक वह ब्लैक टॉवर को सक्रिय नहीं करता, लेकिन अगर ब्लैक टॉवर सक्रिय हो जाता है तो ईश्वर स्तर के शक्तिशाली प्राणी इसे हथियाने के लिए अवतरित होंगे, जो कि एकमात्र अलौकिक शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वर्षा सम्राट ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, मुझ पर चालबाजी करने की कोशिश मत करो। यह प्रतियोगिता 30 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए ही है। यदि आप जीतने में सक्षम नहीं हैं, तो इसके लिए आप स्वयं ही दोषी हैं। अगर वह 30 साल से कम उम्र का होता, तो उसका एकमात्र प्रतिद्वंद्वी लोकेश ही हो सकता था। तुम वर्षा राज्य के नागरिक हो। मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के सामने लोकेश को हराओ और वर्षा राज्य की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करो। वर्षा सम्राट ने ठीक वैसे ही कहा जैसा शिवाय ने अनुमान लगाया था। ऐसा लगता है कि लोकेश ने हाल ही में बहुत अधिक उपद्रव किया है, यहां तक कि उसने लापरवाही से कई शक्तिशाली व्यक्तियों की हत्या भी कर दी, जिससे वर्षा सम्राट क्रोधित हो गए। हालांकि वर्षा सम्राट चाहे कितने भी दबंग और प्रभावशाली क्यों न हों, वे सर्वप्रथम एक राष्ट्र के शासक हैं और क्षणिक आवेगों के आधार पर कार्य नहीं कर सकते। यदि लोकेश की हत्या कर दी जाती, तो इससे विंटर मून संप्रदाय के शक्तिशाली नेताओं का प्रकोप अवश्य ही बढ़ जाता। भले ही वर्षा साम्राज्य नष्ट न होता, फिर भी विंटर मून संप्रदाय के क्रोध को शांत करने के लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती। एक परिपक्व सम्राट ऐसा कार्य अवश्य नहीं करेगा। लेकिन लोकेश इतना अहंकारी और बेलगाम क्यों है? वर्षा सम्राट अपने इतने प्रभुत्वशाली स्वभाव के कारण स्वाभाविक रूप से ऐसे उपद्रवी को अपने सामने प्रकट नहीं होने देते। यदि वे उसे मार नहीं सकते, तो वे सार्वजनिक रूप से उसे पराजित कर देते, जिससे लोकेश का अहंकार चकनाचूर हो जाता और उसे सबक मिल जाता। शिवाय ने सिर हिलाया। वर्षा सम्राट के अनुरोध के बिना भी वह लोकेश के प्रति विनम्र नहीं होता। यदि मौका मिलता तो वह इस आदमी को मारने में जरा भी संकोच नहीं करता। जाओ। वर्षा सम्राट ने हाथ हिलाया, आंखें बंद कर लीं, मानो सो रहे हों। स्पष्ट रूप से अब वे शिवाय से बात नहीं करना चाहते थे। शिवाय महल से बाहर निकले और जगत के साथ राजवास से चले गए। उन्होंने मुड़कर 2 कदम बढ़ाए, फिर अचानक पीछे मुड़कर कहा, शिवाय, महाराज की उम्मीदों पर खरा उतरना। शिवाय के जवाब का इंतजार किए बिना वह बड़े दबंग अंदाज में वहां से चला गया। शिवाय ने सिर हिलाया। वर्षा सम्राट का दबदबा इसलिए था क्योंकि उनके पास उसे कायम रखने की शक्ति थी। जगत वर्षा सम्राट के हर शब्द और कर्म की नकल करता था, लेकिन वह केवल उनका रूप ही सीख पाया था, उनके सार को बिल्कुल नहीं समझ पाया था। उसने बहस करने की जहमत नहीं उठाई और हुयांग अकादमी की ओर वापस चल दिया। क्या यह सही है? कामिनी की आवाज उसके पीछे से गूंजी, जो बेहद मोहक थी। शिवाय ने अपना सिर घुमाकर देखा। कामिनी उसके पीछे शान से खड़ी थी। उसका सुडौल शरीर बेहद आकर्षक था। उसने उसकी तरफ देखे बिना ही पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? वह अब एक उच्च कोटि का गहन स्तरीय रसायनज्ञ है और उसे किसी उपपत्नी के रूप में खुद को नीचा दिखाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो इंसान उस समय बिल्कुल साधारण था, वह रसायन शास्त्र का उस्ताद बन जाएगा। कामिनी ने सिर हिलाया,
फिर थोड़ा झुककर प्रणाम किया। उसकी सफेद पोशाक खिले हुए फूल की तरह लहरा रही थी। कामिनी गुरु को प्रणाम करती है, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मैं ऐसा उपहार स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकती। यह महारानी जू के लिए बहुत अधिक है। कामिनी खड़ी हुई, मुस्कुराई और बोली, गुरुजी, कामिनी की एक विनती है। श्रीमती, लगता है आप गलत व्यक्ति के पास आ गई हैं। वर्षा साम्राज्य के शासक वर्षा सम्राट हैं। यदि आपको कोई आवश्यकता हो तो वर्षा सम्राट से पूछना अधिक उचित होगा, शिवाय ने कहा। कामिनी ने आह भरी। उसका चेहरा उदास था। अगर कोई अजनबी उसे देखता तो उसे उस पर दया आ जाती और उसकी दयनीय हालत देखकर वह पिघल जाता। दुर्भाग्य से शिवाय के सामने यह तरीका पूरी तरह से बेकार था। स्वामी जी, शायद आपको यह पता न हो, लेकिन कामिनी तो केवल नाम की ही महाराज की रखैल है। शिवाय को शांत और संयमित देखकर वह केवल धीमी आवाज में ही कह सकी, ओह। शिवाय ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। रुको। कामिनी झट से उसके पास पहुंचा और बोला, कामिनी 10 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स के बदले एक साधना तकनीक का आदान प्रदान करना चाहता है। वह वर्तमान में आत्मा सागर दायरे के तीसरे स्तर पर है। 9वें स्तर से अभी काफी दूर है। हालांकि ब्लूमिंग फ्लावर दायरे में छोटे दायरों को पार करना मुश्किल नहीं है। यह केवल समय की बात है। इसलिए वह कुछ वर्षों में डिवाइन प्लेटफॉर्म दायरे में प्रवेश करने में सक्षम होगी। यदि उसके पास 10 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स हों तो उसकी संभावना स्वाभाविक रूप से काफी बढ़ जाएगी। वह हंसे बिना नहीं रह सका और बोला, श्रीमती, कमी की भूख तो बहुत ज्यादा है। आपने 10 नींव स्थापना गोलियां कही थीं, 10 कायाकल्प गोलियां नहीं। वास्तव में रसायन शास्त्र के सम्राट के रूप में उनकी नजर में नींव स्थापना गोलियों और कायाकल्प गोलियों में कोई अंतर नहीं था। कामिनी जानती थी कि वह कुछ ज्यादा ही मांग रही है, लेकिन सौदेबाजी के दौरान वह अपनी न्यूनतम सीमा कैसे बता सकती थी। उसने कहा, क्योंकि बदले में मैं जो साधना तकनीक दे रही हूं वह वाकई इस कीमत के लायक है। अरे वाह, इसके बारे में तो बताओ ही। शिवाय ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। कृपया कामिनी के साथ किसी शांत स्थान पर चलें गुरुजी, कामिनी ने कहा। थोड़ी जिज्ञासा से प्रेरित होकर शिवाय ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों एक चाय घर में गए, एक निजी कमरा मांगा और एक दूसरे के सामने बैठ गए। किस तरह की खेती की तकनीक? शिवाय के पास घुमा फिराकर बात करने का समय नहीं था। कामिनी शिवाय की अधीरता को भी भांप गई, इसलिए उसने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया और कहा, निराकार हृदय सूत्र, एक संपूर्ण 6 स्तरीय तकनीक। शिवाय के मन में कई विचार कौंधे जो कुछ घटनाओं को आपस में जोड़ रहे थे। निराकार हृदय सूत्र की साधना विधि के स्तर से परे मुख्य बात यह है कि इसमें एक पूर्ण 6 स्तरीय साधना विधि है, जिसका अर्थ है कि इसे खेल फूल क्षेत्र तक विकसित किया जा सकता है। और उत्तरी वन्य भूमि के 9 राज्यों में सबसे अधिक कमी किस चीज की है? यह फूल क्षेत्र की साधना पद्धति ही है, जो फूल क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों के उदय को सीमित करती है। उन लोगों को छोड़कर जो किसी राष्ट्र के धन के प्रवाह पर निर्भर हैं, वे अपने देश को छोड़ ही नहीं सकते। अन्यथा राष्ट्र के धन के समर्थन के बिना उनकी साधना तुरंत अपनी मूल अवस्था में लौट आएगी, और यदि उनका जीवन काल सीमा से अधिक हो जाता है तो देश छोड़ने पर वे वृद्धावस्था से मर जाएंगे। वर्षा सम्राट और कामिनी का रिश्ता काफी खास था। कामिनी ने पहले जो कहा था कि वह सिर्फ नाम की ही वर्षा सम्राट की रखैल थी, उससे यह पुष्टि होती है कि कामिनी ने भी वर्षा सम्राट के साथ ऐसा ही समझौता किया था। संभवतः उसने देश की संपत्ति का इस्तेमाल साधना के लिए किया, इसीलिए वह कुछ ही वर्षों में आत्मा सागर दायरे में प्रवेश कर गई। आगे की सोचें तो क्या कामिनी और पुष्पपात महल के बीच का झगड़ा सचमुच यौवन बनाए रखने वाले अमृत की वजह से ही था? शायद वुशियांग हार्ट सूत्र ही वह कारण था जिसके चलते कामिनी उसे हासिल करना चाहती थी। या हो सकता है कि पुष्पपात महल के उच्च अधिकारी उसे चुप कराने के लिए मारना चाहते थे, लेकिन कामिनी ने पहले ही हमला कर दिया, जिससे पुष्पपात महल का विनाश हो गया। बाद में कामिनी वर्षा राज्य भाग गया और वर्षा सम्राट के साथ एक समझौता किया।
इसके परिणाम स्वरूप वर्षा सम्राट और अधिक उन्नत होकर अर्धचरणीय फूल बन गया और उसने खेलते फूल क्षेत्र के द्वार पर दस्तक दे दी। वह जल्द ही सचमुच उस पार पहुंच जाएगा। कामिनी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि किसी साधना तकनीक का नाम मात्र लेने से शिवाय के मन में इतने सारे विचार उत्पन्न हो जाएंगे। अगर उसे पता होता तो वह शिवाय की तर्क शक्ति देखकर निश्चित रूप से भयभीत हो जाती। बेशक शिवाय को निराकार हृदय सूत्र में कोई रुचि नहीं थी। भले ही उसमें 9 स्तर हों, 6 ही क्यों ना हो, वे उसे देखने की जहमत भी नहीं उठाते। उन्होंने उदासीनता से कहा, मैं अभी भी खेलते फूल क्षेत्र से बहुत दूर हूं और अभी मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। कामिनी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। कामिनी की राय में साधना तकनीक का 6ठा स्तर वर्षा राज्य के सभी मार्शल आर्टिस्टों के लिए, बल्कि उत्तरी जंगल के सभी 9 राज्यों के लिए बेहद आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की अनुमति देता है जिससे वे अपने नश्वर शरीर को त्याग कर देवता बनने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। बेशक खेलते फूल क्षेत्र अभी भी पूर्णता से बहुत दूर है, लेकिन इसने निस्संदेह पहला कदम उठा लिया है। उसने ऐसा प्रलोभन दिया इस विश्वास के साथ कि शिवाय प्रलोभन में आ जाएगा, लेकिन उसे घोर आश्चर्य हुआ जब शिवाय ने इनकार कर दिया और बहुत ही दृढ़ता से इनकार किया। यह हो सकता है। छोटे भाई, क्या तुमने तकनीक के 6ठे स्तर में महारत हासिल कर ली है? कामिनी अपने पुराने अंदाज में लौट आई और नखरे दिखाते हुए मोहक और आकर्षक व्यवहार करने लगी। क्या महारानी कामी को लगता है कि यह संभव है? शिवाय ने पूछा। बिल्कुल नहीं। वर्षा राज्य में भला साधना तकनीक का 6ठा स्तर कैसे हो सकता है? कामिनी ने ऐसा सोचा, लेकिन दूसरे पक्ष का इनकार इतना सीधा था कि उसे लगा जैसे उसने तकनीक के 6ठे स्तर में महारत हासिल कर ली हो। वह पहले कभी इतनी संकोची नहीं हुई थी और इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पागल हो रही हो। शिवाय ने पहल करते हुए स्पष्टीकरण दिया, मैं एक कीमियागर हूं। क्या मुझे बहुत अधिक साधना की आवश्यकता है? यह बात समझ में आती है। इतनी कम उम्र में ही वह लगभग पृथ्वी स्तर का रसायनज्ञ है और उसका भविष्य असीमित है। एक व्यक्ति की ऊर्जा सीमित होती है और यदि कोई विचलित होकर बहुत कुछ करने की कोशिश करता है तो वह अंततः हर चीज में असफल हो जाता है। कामिनी को अब भी कुछ संदेह था, लेकिन उसने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि उसे खुद शिवाय की मदद की जरूरत थी। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने कहा, मेरे पास एक और खजाना है जिसे मैं बदल सकती हूं। एक निर्मम व्यक्ति के भावपूर्ण शब्द शीर्षक वाला अध्याय अपलोड कर दिया गया है। अरे, क्या बात है? शिवाय ने लापरवाही से पूछा। मुझे भी नहीं पता। कामिनी ने सिर हिलाया क्योंकि सब कुछ उसकी उम्मीदों से अलग था, जिससे वह घबरा गई। उसने अपना सौम्य व्यवहार त्याग दिया और गंभीर हो गई। शिवाय अपनी हंसी नहीं रोक सका और बोला, क्या महारानी कामजाक कर रही हैं? आप यह कैसे कह सकते हैं कि आप किसी चीज के बदले कोई चीज देंगे, जबकि आपको यह भी नहीं पता कि वह क्या है? आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह कोई कीमती चीज है? कामिनी ने कहा, 7 साल पहले मेरे गुरु, हमारे संप्रदाय के कई वरिष्ठों और मैंने एक प्राचीन मकबरा खोजा जहां से हमें निराकार हृदय सूत्र प्राप्त हुआ। इसके अलावा निराकार हृदय सूत्र के बगल में एक सीलबंद डिब्बा था, लेकिन हम उसे खोल नहीं सके। वह एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, अगर इसे निराकार हृदय सूत्र के साथ रखा जा सकता है तो इस डिब्बे में जो कुछ भी है वह उतना ही अनमोल होना चाहिए। हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, तो महारानी कामी इस अज्ञात प्रामाणिकता वाली वस्तु को 10 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स के बदले में देने का इरादा रखती हैं? अच्छा, कामिनी ने सिर हिलाया। गुरुजी, क्या आप जोखिम उठाने को तैयार होंगे? ठीक है, शिवाय ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। वैसे भी वह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स को आसानी से परिष्कृत कर सकता था। भले ही उसे बदले में एक साधारण डिब्बा ही मिले तो भी कुछ मिलियन चांदी के सिक्कों और 1-2 घंटे की ही बर्बादी होगी। लेकिन क्या होगा अगर डिब्बे के अंदर सचमुच कोई खजाना हो? कल ठीक इसी समय आना। तुम डिब्बा लेकर आना और मैं फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल लेकर आऊंगा, उसने कहा।
कामिनी बेहद खुश हुई और उसने तुरंत पुष्टि की, ये 10 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स हैं। ठीक है, शिवाय ने सिर हिलाया। सौदा पक्का। कामिनी बेहद खुश थी। शिवाय उठा और चला गया। अब जब उसने यह सौदा करने का फैसला कर ही लिया था, तो स्वाभाविक रूप से उसे सामग्री तैयार करनी ही थी। अफसोस की बात थी कि ब्लैक टावर में औषधीय जड़ी बूटियों का खेत अभी तक पूरा नहीं हुआ था, वरना वह पूरी तरह आत्मनिर्भर हो सकता था। आखिर वह गुप्त लोक से निकले हुए कुछ ही दिन हुए थे, तो भला वह इतनी जल्दी सारी जड़ी बूटियां कैसे तैयार कर पाता? वह स्वाभाविक रूप से हेवनली मेडिसिन पवेलियन गया, भास्कर को धन्यवाद दिया, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री खरीदी और फिर टाइगर सन अकादमी लौट आया। कई लोग दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहे थे, उनसे मेल झोल बढ़ाने की उम्मीद में, क्योंकि उन्हें वर्षा सम्राट ने अभी अभी बुलाया था और वे सम्राट की कृपा का आनंद ले रहे थे। लेकिन उनके पास उन पर ध्यान देने का समय नहीं था और उन्होंने कुछ अनौपचारिक शब्दों के साथ उन्हें विदा कर दिया। आंगन में प्रवेश करते ही बाघिन लड़की तुरंत उससे लिपट गई। शिवाय ने उससे कुछ बातें की और फिर उसे काले टावर में ले गया। छोटी बच्ची खुशी से खेलने लगी, जबकि शिवाय औषधियां बनाने में जुट गया। यह तो बेहद आसान था। सामग्री तैयार करने के बाद सिर्फ 1 घंटे में 10 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स तैयार हो गईं। अगले दिन शाही परिवार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा जारी की। वर्षा सम्राट का 60वां जन्मदिन निकट आ रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह सर्वव्यापी उत्सव का समय होगा और साम्राज्य की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक विशेष मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता के विजेता को वर्षा सम्राट द्वारा व्यक्तिगत पुरस्कार दिया जाएगा और यह पुरस्कार एक दिव्य शक्ति होगी। अधिकांश लोग अलौकिक शक्तियों को नहीं समझते हैं, लेकिन इससे उन्हें यह अनुमान लगाने से नहीं रोका जा सकता कि वे कितनी मूल्यवान हैं। क्या वर्षा सम्राट उन्हें किसी साधारण पुरस्कार के रूप में उपयोग करेंगे? कुछ समय के लिए भीड़ में उत्साह का माहौल था और 8 महान कुलों के दिव्य मंच क्षेत्र के विशेषज्ञ भी भाग लेने के लिए उत्सुक थे। हालांकि जब उन्होंने मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने की शर्तें देखीं, तो उनमें से कई तुरंत घबरा गए, क्योंकि इसमें केवल 30 वर्ष से कम आयु के युवा ही भाग ले सकते थे। दरअसल साम्राज्य का भविष्य स्वाभाविक रूप से युवा पीढ़ी के कंधों पर टिका है। बूढ़े लोगों को इसमें दखल क्यों देना चाहिए? 30 साल से कम उम्र के लोगों में केवल 2 ही लोग बचते हैं, शिवाय और लोकेश। जिसकी भी आंखें हैं वह देख सकता है कि वर्षा सम्राट ने उन दोनों के लिए एक अखाड़ा तैयार किया है, ताकि दुनिया के सामने विजेता का निर्धारण किया जा सके। अलौकिक शक्तियां? संकल्प स्वर्ण मंडप में अपने आप से बुदबुदाया, हाथ में शराब का प्याला लिए, आराम से बैठा हुआ, मानो उसमें एक अलौकिक आभा हो। उसके बगल में बैठी एक बूढ़ी औरत खोई खोई सी लग रही थी, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वह बूढ़ी महिला मैडम सुनैना से काफी मिलती जुलती है। मैं वर्षा राज्य छोड़ने की योजना बना रहा था, लेकिन पहले मुझे एक शानदार नजारा देखने को मिला और अब मुझे एक अलौकिक शक्ति का सामना करना पड़ा है। अलौकिक शक्तियों की ताकत अलग अलग होती है, लेकिन किसी भी हालत में जिसे अलौकिक शक्ति कहा जा सकता है, वह उपयोगी जरूर होगी। मुझे इसे आजमा कर देखना चाहिए। संकल्प ने अपना शराब का प्याला नीचे रखा, बूढ़ी औरत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैं मार्शल आर्ट चैंपियनशिप जीतूंगा और दुनिया को अपना चेहरा दिखाऊंगा। क्या आप खुश होंगी? वह सचमुच मैडम सुनैना है। अचानक उनका खूबसूरत चेहरा कैसे गायब हो गया और वह एक बूढ़ी औरत में कैसे बदल गईं। मैडम सुनैना एक मृत महिला की तरह लग रही थीं। काफी देर बाद उनकी आंखों में जीवन की एक झलक दिखाई दी और उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम शैतान हो, तुम शैतान हो। गलत, मैं सचमुच आपका ही बेटा हूं, बस मुझे कुछ अतिरिक्त अनुभव मिल गए हैं। संकल्प ने अपने सिर की ओर इशारा करते हुए कहा। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। मां का शुक्रिया अदा करना बनता है कि उन्होंने अपनी सारी साधना शक्ति मुझ में समाहित कर दी, वरना
मुझे अपनी वर्तमान साधना के स्तर तक पहुंचने में कम से कम 10 या 8 साल लग जाते। मैडम सुनैना ने बस अपना सिर हिलाया और बार बार कहा, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे बेटे नहीं हो। संकल्प ने अपनी निगाहें हटाईं, अपना शराब का गिलास उठाया और फिर से पीते हुए आकाश की ओर देखते हुए कहा, सबने सोचा था कि इस बार पहला स्थान या तो शिवाय को मिलेगा या लोकेश को। तो चलो मैं उन सबको करारा जवाब देता हूं और उन्हें बता देता हूं कि संकल्प भी है। दोपहर में शिवाय कल वाले चाय घर में गया और कामिनी के साथ लेन देन पूरा किया। 10 आधारभूत स्थापना की गोलियां। शिवाय ने लापरवाही से एक जेड की बोतल निकाली और उसे मेज पर रख दिया। कामिनी बहुत खुश थी और उसने फिर से नखरे दिखाते हुए कहा, छोटे भाई, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारी गोलियां चुरा लेगी? आप कोशिश कर सकते हैं, शिवाय ने शांत भाव से कहा। आह, तुम बिल्कुल भी मजाकिया नहीं हो। कामिनी ने अपना सिर हिलाया, एक तरफ से लाल कपड़े में लिपटा हुआ एक डिब्बा उठाया और उसे मेज पर रख दिया। शिवाय को कामिनी पर जरा भी भरोसा नहीं था, इसलिए उसने तुरंत कपड़ा खोला। अंदर सचमुच एक काला डिब्बा था जो धातु का नहीं बल्कि लकड़ी का बना था और उसमें से चंदन की हल्की खुशबू आ रही थी। वह डिब्बे का निरीक्षण कर रहा था और कामिनी स्वाभाविक रूप से फाउंडेशन बिल्डिंग पिल की जांच कर रही थी। दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। जैसा कि उम्मीद थी, यह खुला नहीं। यह ताला लगा होने की वजह से नहीं था, बल्कि ढक्कन पूरी तरह से सील होने की वजह से था, जिससे उसे खोलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसे जबरदस्ती तोड़कर खोलना ही एकमात्र उपाय था। शिवाय आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसने लकड़ी को पहचान लिया था। प्राण चेतन हृदय की लकड़ी। यह एक अत्यंत मूल्यवान पदार्थ है जिसमें दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली, यह अविश्वसनीय रूप से टिकाऊ है और दूसरी, यह आध्यात्मिक ऊर्जा के क्षय को रोक सकती है। इसलिए यह बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियों के भंडारण के लिए आदर्श है। एक बार सील बंद होने पर यह उन्हें हजारों या यहां तक कि दसियों हजारों वर्षों तक सुरक्षित रख सकती है। उसने उसे हिलाया और उसके अंदर कुछ था। आवाज से लग रहा था कि अंदर सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, जो काफी भारी लग रही थी, लेकिन वह बता नहीं पा रहा था कि वह क्या है। छोटे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, कामिनी ने मीठी मुस्कान के साथ कहा और बड़े संतोष से जेड की बोतल को एक तरफ रख दिया। हालांकि वह भी जानना चाहती थी कि लकड़ी के बक्से के अंदर क्या छिपा है और जानती थी कि उसमें कोई खजाना जरूर होगा, लेकिन उसने कई सालों तक उसका अध्ययन किया था और उसे खोलने के कई तरीके आजमाए थे, फिर भी सफलता नहीं मिली थी। इसलिए उसने चिंता से बचने और उसे इसे देखने से रोकने के लिए इसे शिवाय को सौंप दिया। शिवाय ने उसे नजरअंदाज कर दिया, जिससे उसे असहज महसूस हुआ, लेकिन चूंकि वह अच्छे मूड में थी, इसलिए उसने इसे दिल पर नहीं लिया और बाहर चली गई। उसके जाते ही शिवाय ने हाथ बढ़ाकर लकड़ी का बक्सा काले टावर में डाल दिया। वह तुरंत काले टावर में दाखिल नहीं हुआ, बल्कि उठकर बाहर चला गया। चूंकि बक्सा पहले से ही अंदर था, इसलिए वह उसका ही होना तय था। कोई उसे उससे छीन नहीं सकता था। वह अकादमी में अपने आंगन में लौटा, दरवाजा बंद किया और फिर ब्लैक टावर में प्रवेश किया। अपने पिछले जीवन में दिव्य स्तर की साधना के साथ प्राण चेतन हृदय की लकड़ी से बने इस बक्से को खोलना उसके लिए बहुत आसान होता, लेकिन उसकी साधना का स्तर पर्याप्त नहीं था। अन्यथा कामिनी इतने वर्षों तक इस बक्से को क्यों नहीं खोल पाया? आखिर वह आत्मा सागर स्तर पर था। हालांकि ब्लैक टावर के अंदर शिवाय एक देवता हैं। एक विचार मात्र से लकड़ी का डिब्बा खुल गया। यह इतना आसान था जैसे हाथ से कुछ पलटना। डिब्बे के अंदर जेड पत्थर का एक टुकड़ा था, जो एक पट्टी के आकार का था। डिब्बा खोलते ही उसमें से एक मनमोहक सुगंध निकली, जिसने उसे स्फूर्ति प्रदान की और मानो उसके शरीर के हर रोम रोम को तरोताजा कर दिया। शिवाय के चेहरे पर थोड़ी सी उत्तेजना दिखाई दी। यह जेड नहीं, बल्कि एक औषधीय मरहम था। 100 विषों का जेड मरहम। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज भी हो सकती है। उसने हाथ बढ़ाकर दबाया और सारी खुशबू लकड़ी के बक्से में वापस चली गई। ब्लैक टावर के अंदर वह एक देवता की तरह सब कुछ नियंत्रित कर सकता था।
100 पॉइजन्स जेड ऑइंटमेंट प्राकृतिक रूप से नहीं बनता है। इसे 100 प्रकार के विषों और 7 सुगंधित जेड का उपयोग करके कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है और इसे एक गुप्त विधि से बनाया जाता है। यह जहर नहीं है। किसी को जहर देने के लिए इसका इस्तेमाल करना सरासर बर्बादी होगी। ये 100 विष यदि अलग अलग प्रयोग किए जाएं तो खिलते फूल के क्षेत्र में एक शक्तिशाली साधक को भी मार सकते हैं। हालांकि जब इन्हें एक अद्भुत अनुपात में मिलाया जाता है तो इनकी विषाक्तता एक दूसरे को बेअसर कर देती है, जिससे विष औषधि में बदल जाता है। विष जितना अधिक शक्तिशाली होगा, ऊर्जा उतनी ही अधिक प्रचुर मात्रा में होगी। लेकिन जो भी इसे इस तरह खाएगा उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि सैकड़ों विषों के मिश्रण से निकलने वाली ऊर्जा भयावह होती है। खिलते फूलों के लोक में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए अधिक खाने से मर जाना आसान होगा। हालांकि 7 फ्रेग्रेंट जेड को जोड़ने से हिंसक ऊर्जा अधिक सौम्य तरीके से प्रवाहित होने लगती है, जिससे इसे अवशोषित करना आसान हो जाता है। 100 पॉइजन्स जेड ऑइंटमेंट को निगलने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे शरीर पर लगाया जाता है और त्वचा के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। हालांकि इसे मौखिक रूप से लेना असंभव नहीं है, लेकिन सभी विष पेट में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसका शरीर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसकी खूबी यह है कि उच्च साधना स्तर वाले लोग इसका अधिक उपयोग कर सकते हैं, जबकि निम्न साधना स्तर वाले लोग कम उपयोग कर सकते हैं। विभिन्न स्तरों के लोग इसका उपयोग अपनी साधना को बेहतर बनाने और अपने शरीर को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं, जिससे यह एक अत्यंत अनमोल खजाना बन जाता है। विषैले जीव आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन 7 सुगंधित जेड अत्यंत दुर्लभ है। अपने पिछले जीवन में भी जब उसके पास प्रचुर संसाधन थे, वह इसे केवल एक बार ही उत्पन्न कर पाया था, और वह मात्रा भी इस टुकड़े जितनी नहीं थी। ऐसे खजाने को प्राण चेतन हार्टवुड से ही सुरक्षित रखना चाहिए, अन्यथा इसके औषधीय प्रभाव जल्दी ही खत्म हो जाएंगे और यह 1 महीने तक भी नहीं टिकेगा। मुझे आश्चर्य है कि आखिर किसने इतना भव्य काम किया होगा। प्राण चेतन हार्टवुड बॉक्स और 100 पॉइजन्स जेड ऑइंटमेंट को एक साथ दफना दिया। यह तो सरासर बर्बादी है। मेरे लिए एकदम सही। शिवाय हंसते हुए अपने कपड़े उतारकर अपने शरीर पर 100 विष जेड मरहम लगाने लगा। एक ठंडी अनुभूति उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसे ताजगी का एहसास हुआ। लोकेश काफी आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा है। उसे विश्वास है कि वह मुझे 10 दिनों में हरा देगा, लेकिन सोच विचार करने के बाद उसे अपनी इस क्षमता पर भरोसा करना चाहिए कि वह उन 10 दिनों के भीतर सफलता प्राप्त कर ले। आखिरकार एक प्रमुख स्तर एक बाधा है, और इसे पार करना या न करना ही बहुत मायने रखता है। पालथी मारकर बैठे हुए उन्होंने पंचतत्व दिव्य चरम तकनीक का प्रयोग करते हुए औषधीय शक्ति को अवशोषित किया। काले टावर के अंदर वे मरहम के वाष्पीकरण को भी रोक सकते थे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह बिना किसी बर्बादी के पूरी तरह से उनके द्वारा अवशोषित हो जाए। यह सचमुच आश्चर्यजनक है। औषधीय शक्ति का 100% अवशोषण वास्तव में भयावह है। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता केवल 10 दिनों तक चलती है। इतने कम समय में आध्यात्मिक सागर दायरे में प्रवेश करना मेरे लिए असंभव है, लेकिन मैं अपनी शक्ति को यथासंभव बढ़ाऊंगा। मैं ट्रू साइट की आंख प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। कुछ ही समय में शिवाय को अपने पूरे शरीर में जलन महसूस होने लगी। दवा का पूरा असर हो रहा था और उसकी त्वचा फटने जैसी महसूस हो रही थी, जिससे उसे असहनीय दर्द हो रहा था। धिक्कार है, मुझे अनुभव नहीं है, मैंने जरूरत से ज्यादा लगा दिया। उसने दांत पीसे। हालांकि उसने पिछले जन्म में 100 विष जेड मरहम तैयार किया था, लेकिन वह अपने 4 शिष्यों के लिए था। उस समय उन चारों में से सबसे कमजोर शिष्य भी दिव्य स्तर पर पहुंच चुका था। उसने अब राशि कम कर दी है, लेकिन यह क्षेत्र अभी भी दिव्य मंच क्षेत्र से बहुत दूर है और उसे यह अभी भी असहनीय लगता है। सौभाग्य से उसने एक पत्थर जैसा शरीर विकसित कर लिया था, जिसमें न केवल अद्भुत रक्षात्मक शक्ति थी, बल्कि वह दर्द को भी रोक सकता था। जब उसने इसे सक्रिय किया तो दर्द तुरंत गायब हो गया। हालांकि उसकी त्वचा पर स्पष्ट दरारें थीं और खून रिस रहा था।
उसने अपनी पीड़ा में हास्य ढूंढने की कोशिश की, यह सोचते हुए कि वह कितना भाग्यशाली था कि यह उस महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं लगा, अन्यथा वह सचमुच रो रहा होता। धमाका! उसके शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिससे स्प्रिंग लगातार फैलती गई और प्रचंड ऊर्जा शक्ति बाहर निकलने लगी। लगभग 3 घंटे बाद शिवाय रुक गया। उसके शरीर पर लगाई गई मरहम पूरी तरह से अवशोषित हो चुकी थी और उसकी साधना शक्ति जीवन के झरने के 5वें स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच गई थी। यदि ऐसा था तो मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के समय तक उसकी साधना शक्ति जीवन के झरने के 8वें स्तर तक पहुंच जानी चाहिए थी। 8वें स्तर का साधक आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के किसी व्यक्ति से मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। शिवाय ने सिर हिलाया। उसकी स्थिति विशेष थी। उसकी युद्ध क्षमता उसके साधना स्तर से कहीं अधिक थी। पवित्र दिव्य ग्रंथ के प्रभाव से उसके घाव जल्दी भर गए। उसने अपने शरीर से खून और गंदगी धोने के लिए साफ पानी मंगवाया और फिर अपने कपड़े पहन लिए। आज छुटकी ने उसे परेशान नहीं किया, बल्कि वह आज्ञाकारी होकर ब्लैक टावर में ही रही। शिवाय ने अपनी दैवीय चेतना का प्रयोग किया और आसपास के क्षेत्र का अवलोकन किया। पता चला कि यह लड़की वास्तव में लोक में प्रवेश करने का प्रयास कर रही थी। 5 या 6 साल की उम्र में रेल्म के बारे में सोचना भी आश्चर्यजनक है। लोकेश ने एक और संदेश जारी किया। वह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेगा और प्रतियोगिता में शिवाय को हराकर उसकी हत्या कर देगा। इस मार्शल आर्ट मुकाबले में भाग लेने की शर्तें तय हो चुकी हैं और अंततः यह 2 महाशक्तियों शिवाय और लोकेश के बीच टकराव होगा। हालांकि लोकेश की शिवाय को जान से मारने की धृष्ट घोषणा एक बार फिर उसके हमेशा के अहंकार को पूरी तरह से दर्शाती है। हालांकि वह कुछ हद तक निष्क्रिय था, क्योंकि वर्षा सम्राट ने उसे केवल लोकेश को हराने का निर्देश दिया था, लेकिन यह नहीं कहा था कि वह उसे मार सकता है। वर्षा सम्राट शक्तिशाली तो हैं, लेकिन वे एक राष्ट्र के शासक भी हैं और उन्हें व्यापक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना होगा। इसलिए वे शीत चंद्रमा संप्रदाय के साथ रक्तपात का जोखिम नहीं उठा सकते। यदि शिवाय सचमुच लोकेश को मार डालता है तो वर्षा सम्राट निस्संदेह उसे बांधकर बिना किसी संकोच के शीत चंद्रमा संप्रदाय को भेज देंगे। इसमें कोई शक नहीं, यही एकमात्र संभावित परिणाम है। अगर आप बिल्कुल अकेले हैं तो कोई बात नहीं, बस किसी को मार डालो और ब्लैक टावर में छिप जाओ। थोड़ी देर बाद आप सुरक्षित निकल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि वर्षा सम्राट पूरे दिन ब्लैक टावर में ही रहेगा? इसके अलावा उसे यह भी पता नहीं था कि शिवाय कैसे गायब हो गया। समस्या यह है कि शिवाय का भी परिवार है। वह तो भाग सकता है, लेकिन शिवादित्य और बाकी लोग कैसे भाग सकते हैं? शिवाय असमंजस में था। वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लोकेश को कैसे मार सकता था? काफी सोच विचार करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह असंभव था, क्योंकि वर्षा सम्राट ऐसी घटना को होने नहीं देंगे। वे निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे और संकट को सुलझाने के लिए किसी भी क्षण हस्तक्षेप करने को तैयार रहेंगे, चाहे वह शिवाय हो या लोकेश। एक आध्यात्मिक शिशु क्षेत्र के विशेषज्ञ का शिष्य था और दूसरा लगभग पृथ्वी स्तरीय रसायनज्ञ था। यदि उनमें से किसी की भी मृत्यु हो जाती तो वर्षा सम्राट के लिए अपनी बात समझाना मुश्किल हो जाता। अपने राष्ट्र की शक्ति के बल पर वर्षा सम्राट अब व्यावहारिक रूप से सर्वोत्कृष्ट अवस्था में है। उनके पास ऐसी क्षमताएं हैं जिनकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी नाक के नीचे किसी को मार डालना बिल्कुल असंभव। चोऊ को एक कड़ा सबक है। इसीलिए शिवाय ने लोकेश को चढ़ाने के लिए यह खबर फैला दी कि वह एक उच्च श्रेणी का गहन स्तरीय रसायनज्ञ बन गया है। इसके अलावा लोकेश के साथ अपने मुकाबलों में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसके विपरीत लोकेश ने अपना एक छोटा भाई और एक चचेरा भाई खो दिया था, इसलिए लोकेश निश्चित रूप से अधिक दुखी था। जैसे ही यह खबर फैली, लोकेश के प्रभाव का दायरा कितना व्यापक था यह तो अज्ञात था, लेकिन पूरी राजधानी में हलचल मच गई। लोकेश को नवजात आत्मा दायरे के विशेषज्ञ द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने की तुलना में, जो केवल ईर्ष्या और द्वेष को जन्म देता और लोग कहते कि लोकेश को अविश्वसनीय भाग्य प्राप्त हुआ है,
यह अलग बात है। उच्च श्रेणी के गहन स्तरीय रसायनज्ञ बनना केवल अपनी स्वयं की शक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह पूरी तरह से वास्तविक कौशल है। इसके अलावा स्वर्गीय औषधि मंडप और आत्मा खजाना मंडप दोनों ने पुष्टि की है कि वे 9 आधारभूत स्थापना गोलियां वास्तव में शिवाय द्वारा परिष्कृत की गई थीं। लगभग प्राकृतिक गुणवत्ता वाली गोलियां। इसके अलावा इसकी गुणवत्ता 13 सितारों तक पहुंच गई है, जो वाकई आश्चर्यजनक है। इसका क्या मतलब है? शिवाय निश्चित रूप से एक उच्च कोटि का रसायनज्ञ बनेगा। वर्षा राज्य ने आज तक पृथ्वी स्तर का एक भी कीमियागर पैदा नहीं किया है, लेकिन यह इतिहास बदलने वाला है, क्योंकि जब तक शिवाय की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसका पृथ्वी स्तर का कीमियागर बनना निश्चित है। महज आधे दिन में ही शिवाय का आंगन बेहद जीवंत हो उठा। पहले तो सभी लोग बस देख रहे थे। आखिर चूंकि शिवाय लोकेश से जान की बाजी लगाकर लड़ने वाला था, इसलिए ज्यादातर लोग लोकेश का ही समर्थन कर रहे थे, क्योंकि वह नवजात आत्मा दायरे के विशेषज्ञ का शिष्य था। वह तो आसानी से फरमान जारी कर सकता था। भला कौन जाने उसके पास कितने खजाने होंगे। लेकिन अब यहां तक कि नवजात आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी कोई कदम उठाने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अर्ध पृथ्वी श्रेणी के कीमियागर की प्रकृति बेहद संवेदनशील है। एक भी कदम के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अगर उन्होंने कीमियागर संघ, उस विशालकाय संस्था को उकसा दिया तो क्या होगा? इस तरह सोचने पर स्वाभाविक रूप से हर कोई शिवाय की चापलूसी करना और उससे दोस्ती करना चाहता था। इसके अलावा शिवाय द्वारा अन्विका की शादी में बाधा डालने की कहानी पहले ही व्यापक रूप से प्रचारित हो चुकी थी, जिससे कई लोग अपनी बेटियों की शादी शिवाय से करने के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आकर्षित हुए। इस युवक का भविष्य न केवल उज्जवल है, बल्कि वह वफादार और धर्मनिष्ठ भी है, जो उसे एक उत्कृष्ट दामाद बनाता है। पहले तो शिवाय ने मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में अधीर होकर उसने आंगन का द्वार बंद कर दिया। भला कौन अंदर घुसने की हिम्मत करेगा? एक उच्च कोटि का रसायनज। वर्षा राज्य में, रसायन शास्त्र की दुनिया में वह एक दिग्गज है। पहले तो केवल 2 ही दिग्गज थे, और अब इन दोनों दिग्गजों का नेतृत्व शिवाय कर रहा है। हालांकि इन लोगों से निपटना आसान था। जब ची योंगये और अन्य लोग पहुंचे तो शिवाय के पास उनका स्वागत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वे घनिष्ठ मित्र तो नहीं बन सके, लेकिन वे श्रीराम नगर से एक साथ आए थे और उन्होंने शिवादित्य को बचाने के लिए बहुत प्रयास भी किए थे। शिवाय को वह एहसान आज भी याद था। उसने गहन स्तर का उच्च श्रेणी का रसायनज्ञ बनने का जश्न मनाने के लिए आंगन में 2 मेजें लगाईं, जो जाहिर तौर पर उसके लिए एक मजाक था। एक प्रतिष्ठित रसायनज्ञ सम्राट को ऐसी चीज का जश्न मनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन वह भीड़ के उत्साह का विरोध नहीं कर सका, इसलिए उसके पास अनिच्छा से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने काले टावर से सामग्री निकाली और खाना पकाने के लिए अस्थायी रूप से रेस्तरां से एक रसोइया को काम पर रखा, और जल्द ही स्वादिष्ट व्यंजनों की एक श्रृंखला तैयार हो गई। यह सचमुच एक लाजवाब व्यंजन था। इसमें इस्तेमाल की गई सामग्रियां बेहद ताजी और स्वादिष्ट थीं। हर किसी ने बस एक निवाला लिया और तुरंत उस पर झगड़ने लगे, जिससे काफी अफरा तफरी मच गई। शेफ पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि हालांकि वह खाना बनाने में काफी कुशल था, लेकिन उसने पहली बार खाने पर इस तरह की लड़ाई होते देखी थी। क्या हाल ही में उनके खाना पकाने के कौशल में इतना सुधार हो गया है कि उन्हें खुद इसका एहसास भी नहीं है? अगला व्यंजन बनाने के बाद उन्होंने खुद एक निवाला लिया और उनकी जीभ लगभग पिघल गई। स्वादिष्ट, बेहद स्वादिष्ट, अवर्णनीय रूप से स्वादिष्ट, अकल्पनीय रूप से स्वादिष्ट। उसने एक निवाला लिया, फिर दूसरा, और देखते ही देखते उसका पेट आधा भर गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में आधी थाली खा ली थी। पकड़े जाने के बाद स्वाभाविक रूप से उसकी पिटाई हुई, और उसके पास चोटिल और सूजे हुए चेहरे के साथ खाना बनाना जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अरे नहीं, अरे नहीं, इसका स्वाद तो बहुत ही बढ़िया है। एक निवाला खाने के बाद मैं इसे भूल नहीं सकती। मैं इसे बार बार खाना चाहती हूं। अब मैं क्या करूंगी? किसी ने हताशा में चिल्लाते हुए कहा। हां, कमाल तो शेफ की कुशलता में नहीं है,
बल्कि सामग्री इतनी स्वादिष्ट है। आपने इन्हें कहां से खरीदा? जल्दी बताओ, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। जल्दी बोलो। सब लोग यह भूल गए थे कि वे शिवाय के गहन स्तर के श्रेष्ठ रसायनज्ञ बनने का जश्न मनाने आए थे। अब उनकी निगाहें केवल उन स्वादिष्ट व्यंजनों पर टिकी थीं। शिवाय बस मुस्कुराया। जाहिर है, वह यह नहीं कहेगा कि सारी सब्जियां ब्लैक टावर में उगाई गई थीं और मुर्गों और सुअरों को इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि उन्हें पर्याप्त समय तक पाला नहीं गया था, अन्यथा और भी स्वादिष्ट सामग्रियां उपलब्ध होतीं। खाना खाते खाते बीच में ही अन्विका बड़े ही सलीके से वहां पहुंची। धन्यवाद। उसने गहरी स्नेह भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। किसी पुरुष को उसके लिए दीक्षित परिवार में घुसकर शादी में खलल डालने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होगी? आम लोग तो ऐसा करने का सपना भी नहीं देख सकते। तुम मेरी छोटी नौकरानी हो। मैं तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कैसे करने दे सकता हूं जिसे तुम पसंद नहीं करती? शिवाय ने शांत भाव से कहा। उसके मन में अन्विका और प्रियांशी दोनों के लिए भावनाएं थीं, लेकिन वे भावनाएं प्रेम से बहुत दूर थीं। 2 जन्मों को जीकर पिछले जन्म में उनकी आयु 200 वर्ष थी। यद्यपि उन्होंने अपना अधिकांश समय रसायन विद्या में व्यतीत किया, फिर भी उनका हृदय आसानी से भेद्य नहीं था। इसके अलावा इस जन्म में उनकी दृष्टि में केवल मार्शल आर्ट का ही स्थान था, इसलिए उनकी भावनाओं को छूना कठिन था। अन्विका को ऐसा लगा जैसे उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। उसकी आंखों में दिख रही तीव्र भावना तुरंत फीकी पड़ गई। हालांकि उसने तुरंत ही अपने अंदर लड़ने का जज्बा फिर से जगा लिया। जब शिवाय उसके लिए शादी रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था, तो वह कैसे पीछे हट सकती थी? सबसे बुरी स्थिति में वह शिवाय के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ सकती थी।